तो नमस्कार साथियों, मैं पवन कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं साथियों फिल्लर फोरम के इस मंच पर। यह मंच हमारा साथियों समर्पित रहता है हायर एजुकेशन के लिए, जहां पर हम तैयार करवाते हैं आप सभी की एनटीए यूजीसी नेट जीआरएफ की। तो ना केवल एनटीए यूजीसी नेट जीआरएफ को क्रैक करने के लिए साथियों, बल्कि आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, डीएसएसबी है, और इनसे सभी से रिलेटेड हिस्ट्री सब्जेक्ट का किसी भी प्रकार का कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, चाहे वो सेंट्रल लेवल का हो चाहे वो स्टेट लेवल का हो, उन सभी को क्रैक करने के लिए आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए वीडियो के नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ऐप का भी और फिलर फोरम की वेबसाइट का भी, तो वहाँ से आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम चलते हैं जरा अपनी क्लास में देख लेते हैं साथियों। हमारा मध्यकाल चल रहा है और मध्यकाल के अंदर हम 1 बाय 1 का टॉपिक कवर करते जा रहे हैं। पहले सूफी आंदोलन कवर किया, फिर भक्ति आंदोलन कवर किया हमने, और आज हम देखेंगे इससे पहले विजयनगर साम्राज्य को भी कवर कर चुके हैं, और आज हम देखेंगे बहमनी राज्य को, ठीक है, जो कि प्रांतीय राज्य थे। देखिए साथियों क्या होता है, जब एक केंद्रीय सत्ता जब ढीली पड़ती है ना, तो छोटे छोटे राज्य स्वतंत्र राज्य उभर आते हैं। ठीक है, अलग अलग प्रदेशों में राज्यों में छोटे छोटे राज्य उभर आते हैं, जिनको कि प्रांतीय राज्य को उपाधि दी गई है, प्रांतीय राज्य बोल सकते हैं हम उन्हें। ठीक है, तो उनमें से ही एक बड़ा साम्राज्य था विजयनगर का, जिसके ऊपर हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। छोटा सा पॉइंट उसका बचा हुआ है, पॉइंट विजयनगर का प्रशासन कैसा था। ठीक है, तो विजयनगर का प्रशासन में क्या था कि साम्राज्य या केंद्र, ठीक है, साम्राज्य या केंद्र, हर एक साम्राज्य जो है साथियों, प्रत्येक समय के अनुसार, चाहे वो मौर्य काल हो, चाहे गुप्त काल हो, चाहे मध्यकाल हो, चाहे वो आपका मुगल काल हो, सेंटर से सिस्टम चलता था। शासक जो था वो केंद्र में बैठता था, साम्राज्य का केंद्र जो है शासक होता था। तो इसका भी इसी प्रकार से साम्राज्य का केंद्र होता है, केंद्र बटा होता मंडल में, केंद्र बटा था मंडल में। मंडल को कमिश्नरी बोल देते हैं साथ, ये जिले से प्रांतों से बड़े होते थे मंडलम। ठीक है, और मंडल बटे कोट्टम या वलनाडु बोल दिया जाता है, जिनको कि साधारण रूप से बोलते हैं प्रांत। ठीक है, प्रांत बोलते हैं। और कोट्टम बटे नाडु में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, ये बहुत बार आ चुका है नेट के एग्जाम के अंदर, बहुत बार पूछा जा चुका है, इसको आप अच्छे से देख लीजिए प्रशासन को। ठीक है, तो नाडु जो थे एक प्रकार से आधुनिक जिले के स्वरूप में थे। आधुनिक संदर्भ में जिले को हम नाडु कह सकते हैं। उस समय के नाडु आज के जिले, डिस्ट्रिक्ट बोले तो, या उत्तर प्रदेश बिहार में बोलते हैं जनपद, वही। ठीक है, इसके जो सदस्य होते थे उनको कहा जाता था नाटार। एडमिनिस्ट्रेशन के जो क्या बोलते हैं मेंबर्स होते थे ना, उसको बोलते थे नाटार सदस्यों को। ठीक है, और ये नाडु बटा था स्थल को बोले तो उपजिला एक प्रकार से, या तहसील आधुनिक तहसील अगर छोटी हो जाएगी, उपजिला बोल सकते हैं। ठीक है, और स्थल बटा मेलाग्राम में। मेलाग्राम जो था साथ वो 50 ग्रामों का समूह होता था। मेलाग्राम जो होता था वो 50 गांवों का समूह होता था, जिसको मेलाग्राम बोलते थे, और मेलाग्राम बढ़ते थे ग्राम में। सभी समाजों में सबसे छोटी इकाई, प्रशासनिक इकाई जो होती है वो गांव होता है, गांव या ग्राम एक ही बात है। ठीक है, तो ये था विजयनगर का प्रशासन। ठीक है, अब इसमें दो और मेन चीज बच जाती है, कौन कौन सी। एक होती है इसमें नायंकार व्यवस्था, जिसको पोलीगर भी बोलते हैं। प्लेगर या पोलीगर एक ही चीज है, तो नायंकार व्यवस्था को प्लेयार, पोलीगर या प्लेयार बोलते थे। ठीक है, और इसे व्यवस्था को बोला गया था सेना नायक। ये जो सिस्टम था उसे सेना नायक कहा गया साथियों। और इन सेना नायकों को जो एक भूखंड दिया जाता था, एक जमीन का टुकड़ा दिया जाता था, जैसे कि मध्यकाल में दिल्ली सल्तनत के अंदर सेनापतियों को और अधिकारियों को, बड़े अधिकारियों को इक्ता दी जाती थी। इक्ता का मतलब भूखंड होता था, जिसके ऊपर वो राजस्व उगाते थे, और उसका कुछ हिस्सा अपने पास रखते थे और बाकी राजकोष में जमा करते थे। उसके एवज में उन्हें केंद्र को के लिए सेना रखनी होती थी, जो कि जब भी समय पड़ेगा तो उनको सेना अपनी राजकीय सेवा में भेजनी पड़ती थी। तो इसी प्रकार से ये भी भूखंड आवंटन करता था, कौन, केंद्र। राजा इनको भूखंड आवंटन करता था, जिसको कि आमरम कहते थे। जो जमीन का टुकड़ा इनको देते उसको क्या कहते थे, आमरम। ठीक है, और इस आमरम के कारण को जो धारण करते थे, इस आमरम को लेने वाले, जैसे इक्ता को लेने वाला इक्तेदार कहलाए थे ना, इसी प्रकार से आमरम को लेने वाले कहलाए अमरनायक। क्या कहलाए थे, अमरनायक। ठीक है, तो ये था भूखंड को लेने वाले आमरम बोलते थे जमीन के टुकड़े को, और आमरम को लेने वाले कहलाते थे अमरनायक। ठीक है, और एक था आयंगार व्यवस्था। नायकार हो गई नंबर 1, और नंबर 2 पे आयंगार व्यवस्था। तो आयंगार व्यवस्था क्या था, ग्राम प्रशासन को चलाने के लिए एक समिति होती थी। ठीक है,
शायद ना दिखाई दे रहा हो आप लोगों को, कोई ना, मैं वर्बली बोल देता हूँ, आप प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। तो नायंकार हो गई हमारी। आयंगार, आयंगार में क्या होता था, ग्राम प्रशासन का समूह होता, ग्राम प्रशासन विजयनगर की सबसे प्रमुख, विजयनगर प्रशासन की सबसे प्रमुख जो इकाई थी वो ग्राम प्रशासन थी, ठीक है। तो ग्राम प्रशासन के अंदर जो होता था वो 12 अधिकारियों की एक समिति होती, एक परिषद होती थी, एक समिति होती थी जो 12 अधिकारियों से मिलकर बनी होती थी, जो कि ग्राम के प्रशासन को संभालती थी, जिनको आयंगार बोलते थे। आयंगर, इस प्रशासनिक प्रणाली को क्या बोलते थे, आयंगर, ठीक है। और इसका जो पद होता था, इसकी जो पोस्ट होती थी साथ ही, वो वंशानुगत होती थी। वंशानुगत बोलो तो पीढ़ी दर पीढ़ी शिफ्ट होने वाली, ट्रांसफर होने वाली, दादा फिर उसका बेटा फिर उसका बेटा, तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली आयंगार व्यवस्था होती थी। और ये आयंगार उस पोस्ट को बेच भी सकते थे समय आने पर, और गिरवी भी रख सकते थे, किसी और को भी अलॉट कर सकते थे इस पोस्ट को। तो ये सिस्टम होता था। और इनको पद, इनका वंशानुगत होता था, ठीक। वेतन जो दिया जाता था इनको जो है, इनकी सेवाओं के बदले जो वेतन दिया जाता था वो जमीन दी जाती थी। जमीन को बोलते थे मान्या, भूमि को क्या बोलते थे, मान्या भूमि। वेतन के बदले इनको मान्या भूमि दी जाती, जमीन का टुकड़ा दिया जाता जिसकी मान्या बोलते थे जिसको भी, ठीक है। और डोमिंगो पायस उल्लेख करता है 200 नायकों का। डोमिंगो पायस जो उस समय का फॉरेन ट्रेवलर था साथियों, वो 200 नायकों का उल्लेख करता है कि विजयनगर साम्राज्य में उस समय 200 नायक होते थे, ठीक है। हालांकि उल्लेख हमें यह भी मिलता है कि विजयनगर साम्राज्य में 200 प्रांत होते थे। कहीं आपको प्रांत भी मिलेगा 200 प्रांत, क्योंकि ये प्रांत 200 बहुत ज़्यादा आधुनिक प्रांत के स्वरूप में नहीं थे साथियों, क्योंकि आधुनिक प्रांत तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। ऑल ओवर इंडिया में तो 31 प्रांत ही मेरे ख्याल से, तो ये 200 प्रांत तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तो ये प्रांत आधुनिक प्रांतों से छोटे होते थे, ठीक है। तो ये इसका प्रशासन था विजयनगर साम्राज्य का। यहाँ तक का क्लियर आप लोगों को? कोई डाउट रहेगा तो पूछ सकते हो। बाकी से जुड़ी और डिटेल जो बच जाएगी वो मैं टेलीग्राम पे ऑलरेडी पोस्ट कर चुका हूँ, ठीक है। तो अब थोड़ा इधर और देख लेते हैं। इसके साथ साथ हमारा आता है बहमनी साम्राज्य, राज्य। कौन सा आता है यहाँ पर, बहमनी राज्य। बहमनी राज्य सबको पता होना चाहिए साथियों, 1347 में इसकी स्थापना करता है बहमन शाह, अलाउद्दीन हसन बहमन शाह इसका पूरा नाम होता है। नाम तो खैर अगर आप देखोगे तो डिटेल में 10 अक्षरों का नाम है, बहुत लंबा नाम है इसका, लेकिन मेन है अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, ठीक है। या हसन गंगू भी बोल देते हैं इसको, क्या बोलते हैं, हसन गंगू। तो हसन गंगू जो था साथियों वो हसन बहमन शाह, ठीक है। और पहला शासक बहमन शाह जिसने की बहमन शाह राज्य की स्थापना की। इसका जो कि वंश जो था बहमन था, इसलिए इसका राज्य का भी नाम बहमनी राज्य पड़ा, ठीक है। और अंतिम जो शासक था वो था कलीमुल्ला शाह। अंतिम शासक जो इस बहमनी का था वो कौन सा था, कलीमुल्ला शाह। इसमें लगभग 18 शासकों ने शासन किया साथियों। कितने शासक हुए इसके बहमनी साम्राज्य में, 18 शासक, और जिन्होंने 180 वर्ष तक के लगभग 180 वर्षों तक राज किया, ठीक है। तो लगभग अपन आइडिया लगा लीजिए, एक शासक ने लगभग 10 साल एवरेज लगाया जाए तो एक शासक ने लगभग 10 साल तक राज किया था, ठीक है। तो इस समय इनकी राजधानी जो थी वो थी गुलबर्गा। राजधानी क्या थी, गुलबर्गा, और जो बाद में ट्रांसफर होकर हो गई थी बीदर। बाद में 1425 में ट्रांसफर हो गई थी, बीदर को बना लिया था राजधानी। हसन गंगू जो कि इसका पहला शासक था साथियों, ठीक है। ये 1347 से 1356 के बीच में बना था शासक, 1358 तक, सॉरी 1347 से 1358 तक का इसका हसन गंगू या बहमन शाह, अलाउद्दीन हसन बहमन शाह या हसन गंगू का पॉलिटिकल टाइम पीरियड था। इसके वंश के बारे में साथ 2 धारणाएं हैं। क्या है, एक तो ये है कि ये ईरान राजवंश का था, ईरानी था, ईरानी बहमन वंश का था, इसलिए इसका नाम, इसने अपना नाम सरनेम बहमन लगाया, और बहमन से ही फिर ये इसका राज्य जो था वो शासनकाल बहमनी पड़ा। एक दूसरा क्या कहता है, दूसरी वो थ्योरी क्या कहती है कि ये ब्राह्मण गंगू था। ये ब्राह्मण मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में क्या था साथियों कि उसका एक कृपा पात्र ज्योतिषी था, एक ब्राह्मण था जिसका नाम था गंगू। तो ठीक है, ये जो गंगू था, ब्राह्मण गंगू जो था ना, ये मोहम्मद बिन तुगलक का ज्योतिषी था या उसकी कृपा पात्र था। और उस कृपा पात्र ब्राह्मण गंगू का ये नौकर था, कौन, हसन गंगू। तो इस ब्राह्मण से ही चूंकि ये निकला नौकर था, इसलिए इसने इसी के नाम पे ऊपर इसका नाम पड़ा बहमनी, ब्राह्मण बहमनी। तो एक ये थ्योरी भी है इसको लेकर के, 2 चीज़ें मिलेंगी आपको, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पीरियड में ये फरिश्ता बताता है इस चीज़ को, ये जो कहानी बताई ना मैंने आपको कि ये ब्राह्मण गंगू का नौकर था जो कि मोहम्मद बिन तुगलक का कृपा पात्र था ब्राह्मण गंगू, उसका
नौकर था हसन गंगू, तो इसने उसके नाम पर बहमन राज्य की स्थापना की थी 1347 में। ठीक है, ये पहला ऐसा शासक था साथियों जिसने हिंदुओं से जजिया नहीं लिया था। जजिया इसने हिंदुओं से नहीं लिया था, जजिया नहीं लिया था। ये पहला ऐसा शासक था सल्तनत दिल्ली उसका क्या बोलते हैं मध्यकाल का, जिसने हिंदुओं से जजिया कर नहीं लिया था, जजिया कर हटा दिया था। एक दो, कृषि उपज को निःशुल्क कर दिया था साथियों इसने। कृषि के ऊपर जो लगने वाला कृषि और कृषि उत्पाद फसलों के ऊपर लगने वाला टैक्स माफ कर दिया था इसने। लिबरल टाइप का था ये। और इसके 4 प्रांत थे साथियों, कौन कौन से? बीदर, बरार, गुलबर्गा और दौलताबाद। और ये इनकी प्रांतीय राजधानियां भी थी। बीदर, बरार, गुलबर्गा और दौलताबाद ये इन्हीं की प्रांतीय राजधानियां भी थी। और इसने साथियों रायचूर दोआब जीत लिया था। रायचूर दोआब के ऊपर अधिकार कर लिया था, जिसको लेकर के विजयनगर और बहमनी साम्राज्य में दोनों राज्यों में टकराव चलता रहता था। कृष्णा दोआब का बहुत उपजाऊ जमीन क्षेत्र था, जहाँ से फसल बहुत ज़्यादा पैदा होती थी, टैक्स रेवेन्यू राजस्व बहुत ज़्यादा आता था, तो उसी की चीज़ को लेकर के झगड़ा चलते थे इनके अंदर। फिर इसके बाद इसकी मृत्यु के बाद बनता है शासक मोहम्मद शाह फर्स्ट। मोहम्मद शाह फर्स्ट 1358 से 1375 का टाइम पीरियड होता है। इसी के समय में साथ ही युद्ध होता है, इसी के समय में लड़ाई होती है, युद्ध होता है बुक्का प्रथम के साथ, जो कि विजयनगर का शासक होता है साथियों। हरि और बुक्का, जो कल मैंने बताया था ना, हरि और बुक्का जो 2 भाई थे, तो वही बुक्का प्रथम के साथ इसका युद्ध होता है, जिसमें कि तोपों का प्रयोग होता है साथियों। ये वही युद्ध है जिसमें पहली बार तोपों का प्रयोग, जो मैंने कल बताया था ना आपको, वो विजयनगर के संदर्भ में बता रहे थे, आज हम बहमनी के संदर्भ में बता रहे थे। क्योंकि दोनों के ही बीच में टकराव हुआ था, इसलिए हमें दोनों को बताना पड़ रहा है। ठीक है, तो दोनों के बीच में जब युद्ध हुआ था, तोपों का प्रयोग इसी में हुआ था, ना कि बाबर ने पहली बार तोपों का प्रयोग किया था। ध्यान दीजिए साथियों, हमें इतिहास में यहाँ पर उल्लेख मिल जाता है पहले दक्षिण भारत में, हालांकि ज़्यादातर उत्तर भारत के ऊपर कंसंट्रेट रहती है हमारी हिस्ट्री, इसलिए दक्षिण भारत का इतिहास हमें कम पढ़ाया जाता है एकेडमिक्स में, चाहे स्कूल हो, चाहे कॉलेज हो, चाहे यूनिवर्सिटी हो। ठीक है, तो और हाँ, बाद में इस चीज़ को इसने 3 बार हमला किया साथियों। इसने, ये प्रतापी शासक था, उसने 3 बार हमला किया। और एक मिनट हाँ, और इसके बाद फिर इन दोनों में भी संधि हो गई थी साथियों। संधि हो जाता है, समझौता हो जाता है दोनों के बीच में, संधि हो जाती है और फिर मामला ठंडा पड़ जाता है। उसके बाद बन जाता है शासक अलाउद्दीन मुजाहिद। ये कुछ समय के लिए बनता है और ये हत्या कर देता है साथियों, और इसकी हत्या हो जाती है, हत्या कर देता है दाऊद खां। दाऊद खां हत्या करके खुद शासक बन बैठता है। दाऊद खां की फिर हत्या कर देता है दाऊद खां की अमीर लोग हत्या कर देते हैं और फिर शासक बनता है मोहम्मद टू, जिसका पॉलिटिकल टाइम पीरियड होता है 1378 से 1397 के बीच में। ये इसका पॉलिटिकल टाइम पीरियड होता है। ये एक शांति प्रिय शासक होता है साथियों। ये एक शांति प्रिय शासक होता है, जो कि साधारण रूप से रहता है, कोई खास इसके क्राइम में हुआ नहीं था। इसके काल में, बेचारे काल में अकाल और पड़ गया था उल्टा। क्या पड़ गया था? अकाल पड़ गया था। तो इसने 5000 बैलगाड़ियाँ भर करके खाद्यान्न मंगवाया था। 5000 बैलगाड़ियाँ भर करके खाद्यान्न मंगवाया था। वो खाद्यान्न बोले तो आटा, दाल, चावल, तेल, घी, शक्कर वगैरह ये मंगवाया था इसने मालवा से। 5000 बैलगाड़ियाँ भर करके लोगों को खिलाने के लिए, क्योंकि खाद्यान्न अकाल पड़ गया था, बारिश समय पर नहीं हो पाई थी, फसल बर्बाद हो गई थी, तो उसने इम्पोर्ट किया था, आयात किया था। कहाँ से? 5000 बैलगाड़ियाँ मालवा से आयात किया इसने। क्लियर? फिर ताजुद्दीन फिरोज शाह आता है। ताजुद्दीन फिरोज शाह का पॉलिटिकल टाइम पर 1397 से 1422 के बीच में होता है साथियों। इसी समय में इसी के टाइम पीरियड में साथियों 1398 में तैमूरलंग का हमला हो जाता है। तैमूरलंग का हमला कब होता है? 1398 में दिल्ली के ऊपर होता है उसको, और वो आसपास के क्षेत्रों को खूब उजाड़ता है। और फिर वो, और इसको क्या कहता है, ताजुद्दीन फिरोज शाह को कहता है वो तैमूरलंग पुत्र, अपने बेटे के तौर पे इसको मानता है ताजुद्दीन फिरोज शाह को, और उसको गुजरात और मालवा और दे देता है अपनी तरफ से। गुजरात और मालवा इसी के शासन में जोड़ देता है। ताजुद्दीन फिरोज शाह का जो शासन होता है, जो राज्य होता है, उसमें गुजरात और मालवा को और जोड़ देता है। कौन? तैमूरलंग। इसको दे करके फिर ये चला जाता है अपने समरकंद, लूट माट करता हुआ। करीब महीने भर 1305 में लाया था। 15 दिनों तक बताते हैं दिल्ली लूटी थी, दिल्ली का आग लगा दिया था, दिल्ली में आग लगा दी थी 1398। बहुत भयंकर हमला हुआ था इसका। ऑलरेडी मैं इसकी डिटेल टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर चुका हूँ, देख सकते हो आप लोग। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ तक का। और हाँ, ये ताजुद्दीन जो था साथियों, ये बहुत पढ़ा लिखा और योग्य, सबसे गुलबर्गा के शासन काल में सबसे योग्य शासक हुआ था ताजुद्दीन फिरोज शाह, जो कि इसने कि पढ़ा लिखा था, जो कि कोई बताएगा ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट क्या होते हैं?
ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट दोनों पढ़े हुए थे इसने। ताजुद्दीन फिरोज शाह जो पढ़ा लिखा इंसान था, न्यू टेस्टामेंट और ओल्ड टेस्टामेंट को बता कि जरा क्या होते हैं, देखिए देखते जरा कितने लोग बता पाते हैं। तो न्यू टेस्टामेंट और ओल्ड टेस्टामेंट था, तो बाइबल के दो भाग हैं। ईसाइयों का धार्मिक ग्रंथ जो बाइबल है उसका एक तो पुराना वर्जन जिसको ओल्ड टेस्टामेंट बोलते हैं, एक नया वर्जन जिसको कि न्यू टेस्टामेंट बोलते हैं। प्राचीन जैसे कि एनसीईआरटी हमारी एक ओल्ड एनसीईआरटी, एक न्यू एनसीईआरटी, ठीक इसी प्रकार से एक ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट दो भाग हैं बाइबल के। तो वो उसने पढ़ा हुआ था और ये बहुत सारी भाषाओं का ज्ञाता था। कौन कौन सी? फारसी, अरबी, तुर्की, तेलुगु, कन्नड़ और मराठी। तो ये इतनी सारी भाषाओं को जानकार था, ये विद्वान पुरुष था, विद्वान भी था। जब इतनी सारी भाषाएं बोलेगा सीधी सी बात अपने विद्वान ही होगा यार। एक तरह दूसरा राजा राम मोहन राय हो गया, तो बहमनी शासनकाल का जानते होंगे ना, राजा राम मोहन राय भी बहुत सारी भाषाओं के ज्ञाता थे। तो इसी तरह से ये भी कई भाषाओं का ज्ञाता था और ये अपनी अलग अलग पत्नियों से अलग अलग भाषाओं में बात करता था। क्या बात है, नहीं? मराठी पत्नी से मराठी में, कर्नाटक की पत्नी से कन्नड़ में, और तेलुगु वाली पत्नी से जो भाषा जानकर उस तेलुगु में, और अरबी वाली से अरबी में, तुर्की वाली से तुर्की में, फारसी वाले से फारसी में, ताकि औरतों को पता ही ना लगे आपस में कि क्या डिस्कस क्या मामला चल रहा है। नहीं, क्या टेक्निकल अपनाते थे लोग यार, नहीं चलता रहता था मामला। खैर, तो ये, और इसने क्या किया था, तो फिरोज भीमा नदी के तट पर, महाराष्ट्र में भीमा नदी है, भीमा नदी के तट पर फिरोजाबाद शहर बसाया। फिरोजाबाद शहर बसाया और फिरोजाबाद में एक नक्षत्रशाला की स्थापना की। फिरोजाबाद में क्या किया? नक्षत्रशाला। नक्षत्रशाला बोले तो वो जिसमें शोधार्थ वगैरह करते हैं, खगोल शास्त्र से संबंधित होती है, एस्ट्रोनॉमी लेबोरेटरी, हाँ एस्ट्रोनॉमिकल लेबोरेटरी स्थापित करवाई, जिसको साधारण भाषा में हम जंतर मंतर बोल देते हैं। वो स्थापित करवाई कहाँ पर? फिरोजाबाद में। फिर गई लाइट, एक मिनट यार। ठीक है, खैर अपनी क्लास तो पूरी कर ही लेते हैं साथियों। हम लाइट चली गई तो कोई नहीं। कहते हैं ना संघर्ष ना तकलीफें तो फिर क्या मजा है जीने में, और साथियों तूफान भी थम जाएगा जब लक्ष्य रहेगा सीने में। तो सीने में आपके लक्ष्य रहना चाहिए, टारगेट रहना चाहिए, एम रहना चाहिए, आपका गोल रहना चाहिए आपके सीने में। कुछ फर्क नहीं पड़ता, लाइट आए जाए, सर्दी गर्मी सब चलता रहेगा मामला। अपने स्टडी कंटिन्यू रखिए, मैं आपके साथ हूँ, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर? तो ये इसने नक्षत्रशाला बना दी। इसके बाद हुआ था अहमद शाह शासक बना 1422 से 1436 के बीच में। इसने क्या किया? वारंगल को जीत लिया साथियों, वारंगल को जीत लिया और राजधानी बनाई बीदर। राजधानी गुलबर्गा से ट्रांसफर करके कहाँ ले आया? ये बीदर में। बीदर में कब बनाई राजधानी? 1425 में, 1425 में इसने राजधानी बदल दी। इसके बाद हुमायूं बनता है सुल्तान, सिर्फ 3 साल के लिए। इसकी मृत्यु के बाद में, अहमद शाह के बाद में सुल्तान बनता है हुमायूं, ठीक है। और हुमायूं 3 साल के लिए बनता है, और उसके बाद इसका पुत्र, हुमायूं का ही पुत्र जो राजा बनता है, शासक बनता है, जिसका नाम होता है निजाम शाह, जो कि जिसकी उम्र होती है मात्र 8 वर्ष। 8 वर्ष होती है मात्र उम्र इसकी। और राजमाता नरसिंह बेगम जो होती है ना, नरगिस बेगम, सॉरी, राजमाता नरगिस बेगम जो होती है वो इसकी केयर टेकर होती है। महमूद गावा जो कि वजीर होता है, और राजमाता नरगिस बेगम, ये जो होते हैं ये इसके केयर टेकर होते हैं। 4 लोग होते हैं, जिनमें से मेन होती है नरगिस बेगम जो कि राजमाता होती है, वो मेन होती है, वो शासिका के तो एज ए क्या बोलते हैं केयर टेकर, वो देखभाल करती है और शासन प्रशासन को चलाने में सहयोग करती है। क्लियर? फिर बनता है मोहम्मद शाह थर्ड। मोहम्मद शाह थर्ड का पॉलिटिकल टाइम पीरियड ये होता साथियों 1463 से 1482 के बीच में। इसी का वजीर होता है महमूद गावा। ये नरगिस बेगम और ये मिलकर शासन चलाते हैं। ये नाम मात्र का शासक होता है मोहम्मद शाह थर्ड, ठीक है। इसी के टाइम पीरियड में आता है साथियों रूसी यात्री एस्नाथियन निकितन। एनाथियन निकितन मिलेगा कहीं, एस्नाथियन निकितन मिलेगा कहीं, वो एक ही बात है, जो कि व्यापारी होता है। पहला रूसी यात्री होता साथियों, रूस का एकमात्र पहला यात्री होता जो कि ट्रैवल यात्री होता, जो कि भारत में आता है यात्रा के लिए। व्यापारी होता, वो घोड़ों का बताते हैं, ठीक है। रूसी यात्री आता है एथनासियस निकितन। उसके बाद शासक बन जाता है महमूद शाह थर्ड। महमूद शाह थर्ड
ये मोहम्मद शाह थर्ड है, ये महमूद शाह थर्ड, दोनों में कन्फ्यूज मत होइए, अलग अलग हैं। और ये महमूद शाह थर्ड, महमूद शाह तृतीय जब बनता है उसके बाद में होता है कलीमुल्ला शाह, ये अंतिम शासक होता है। ठीक है, अंतिम शासक कौन होता है? कलीमुल्ला शाह, ये अंतिम शासक होता है बहमनी साम्राज्य का। और इसको 1527 में हटा दिया जाता है। कौन हटा देता है? इसी का वजीर, कौन? अमीर अली। अमीर वजीर जो है, वजीर अमीर अली हटा देता, जो उसके बाद में स्थापित हो जाती है यहाँ पर बरीद शाही। बरीद शाही राजवंश का जो स्थापना करता होता है वो बरीद शाही राजवंश को स्थापित कर देता है बहमनी साम्राज्य के बाद। और बहमनी साम्राज्य फिर टूट कर बिखर करके 5 राज्यों में डिवाइड हो जाता है साथियों। बहमनी शासन जो है कितने शासकों राज्यों में डिवाइड हो जाता है? 5 राज्यों में। कौन कौन से? गोलकुंडा, अहमदनगर, बीजापुर, बीदर और बरार। अहमदनगर, गोलकुंडा, बीजापुर, बीदर और बरार, ये 5 राज्यों में बट जाता है बहमनी शासन। क्लियर? और बाद में इन 500 को लास्ट में जब मुगल काल आता है तो वो मुगल काल में ही और मुगल प्रशासन में ही समाहित कर लिया जाता है। मुगल सबको अपने अंडर ले लेते हैं। ठीक है, और गोलकुंडा, बीदर, बरार, बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा, बीदर और बरार, ये 5 में बढ़ जाता है। फिर बहमनी थोड़ा सा बच गया, ये टॉपिक बस खत्म हो गया, ये थोड़ा सा ही है, इसमें कुछ है नहीं ज़्यादा। बहमनी साम्राज्य में बहमनी का जो प्रशासन वो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, वहाँ से आप देख लेना। और छोटे से कुछ राज्य और बचे हैं, जैसे कि हमारा जौनपुर है, मालवा है, गुजरात है, राजपूताना में भी हमारा मेवाड़ और मारवाड़ आ जाता है, जिसमें कि राणा सांगा है, ये होते हैं। तो ये सारी डिटेल मैं टेलीग्राम पे पोस्ट कर दूंगा साथियों, आप वहाँ से देख सकते हो। क्लियर? तो यहाँ तक का कोई सवाल ना समझ में आया तो पूछ सकते हो आप अभी साथियों हमसे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम और आगे फिर डिटेल में कवर करेंगे। ठीक है, तो तब तक अपने स्टडी में लगे रहिए साथियों। जब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।